तो मोदी सरकार का जल्द विस्तार हो सकता है। 2019 में दूसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। विस्तार में उन राज्यों को तरजीह मिल सकती है जहां आने वाले वर्ष में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो फिलहाल ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये विस्तार कल भी हो सकता है। विस्तार में चुनावी राज्यों को तरजीह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश से कई मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार से 2-3 सांसदों को मंत्री पद भी संभव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली आ रहे हैं, उनको भी जल्द ही एक पद दिया जा सकता है कैबिनेट में। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। अब इससे पहले का आशीर्वाद लगाया जा सकता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बर्थ कंफर्म माना जा रहा है। आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या कुछ यहाँ आएगा? से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे राजनीतिक संवाददाता, राजनीतिक रिपोर्टर, साथ ही साथ रविंद्र कुमार है विजय चौक से, ब्रजेश मिश्रा हैं इस वक्त पटना से हमारा साथ देंगे और साथ ही साथ रॉय तपन भारती हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उज्जैन दौरा छोड़ करके पहले इंदौर आना, फिर इंदौर से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली कंफर्म, उनकी बर्थ तो कंफर्म है। और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं और कब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, पहली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन? देखिए सचिन, ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन जो कयास है, जो जानकारी मिल रही है, 8 तारीख को सुबह में मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार होने की संभावना है। लेकिन उसके पहले 2-3 पॉइंट जरूर समझने वाली बात होगी सचिन, कि जो लगातार मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठकें हुई उसमें जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हालांकि ये अनौपचारिक बात जो बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने सबका रिव्यू किया और बहुत ही कड़े शब्दों में जो जानकारी मिल रही है, कहा कि आप कई मंत्रियों को अपने विभाग के बारे में पता नहीं है, कई मंत्री अधिकारी बन गए, उनके अधिकारी नेता बन गए हैं। ये भी बोले कि हम यहाँ पर राजा रजवाड़े वाला काम नहीं करना है, बल्कि जनता ने हमें चुना है, जनता का बीच में जाना होगा, जनता का फैसला स्वीकार करना होगा। और ये भी कहा कि बहुत कड़े फैसले हमें लेने होंगे और ले सकता हूं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन बहुत कड़े फैसले मैं लेने जा रहा हूं। और जो जानकारी मिल रही है, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होने वाला है, ओवरवाइलिंग होगा, अगले 3 साल के लिए होगा। 1-2 पद भले ही खाली रहे अलायंस के लिए, लेकिन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। 8 तारीख को माना जा रहा है कि सुबह में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि कई जो संभावित नाम है उनके पास बीजेपी के बड़े नेता या मंत्रिमंडल के एक बड़े मंत्री का फ़ोन लगातार गया हुआ है और उन सबको दिल्ली आने के कहा गया। एक बात और है, अगर 8 तारीख को होता है तो आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जो अशोका हॉल में अगर होता है तो उसके पहले सभी को RT-PCR टेस्ट करा के जाना पड़ेगा। इसलिए 2 दिन से पहले ही से कहा जा रहा है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली आ जाइए। और जो जानकारी मिल रही है, जिसे आपने ही बताया, कई ऐसे संभावित नाम हैं जो दिल्ली आ चुके हैं या देर शाम तक आ जाएंगे, उनको फिर RT-PCR कराना होगा, उसके बाद ही वो मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। जहां तक संभावित नामों की बात है सचिन, तो ये कयास है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर 2 कम्युनिटी को बीजेपी अपनी तरफ से तरजीह देने वाली है। एक जाट है और दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मणों में माना जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, ऐसे जो नेता हैं, सीमा द्विवेदी, इनमें से किसी न किसी को मौका मिल सकता है। उसी तरह से पंकज चौधरी, उनका भी नाम आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि उनके पास भी फ़ोन गया हुआ है। इस तरह से राजकुमार चहर हैं, जाट नेता हैं उत्तर प्रदेश से, उनको भी मौका मिल सकता है। बालियान, संजीव बालियान को प्रमोशन हो सकता है, उनको कैबिनेट का दर्जा या इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश। बिहार में जो बार बार हो रहा है कि जदयू 2019 में एग्री नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय उसको केवल 1 कैबिनेट मंत्री मिल रहा था। इस बार संभावना जताई जा रही है कि 1 कैबिनेट और 1 या 2 राज्य मंत्री बने। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि ललन सिंह जदयू से कैबिनेट के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि आरसीपी का भी नाम चला जा रहा है, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि आरसीपी अभी भी चाहते हैं कि वो पार्टी संभालें, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर का वहाँ पर आए, संतोष कुशवाहा
और इसी तरह से आप देखिए कि राजस्थान से भी एक दो नाम आ रहा है, वहाँ पर राहुल कसवा का नाम है, वो भी दिल्ली में यहाँ पर आए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, ऐसे कई बड़े नाम हैं, अश्विनी वैष्णव, इस तरह कई ऐसे नाम हैं जो राउंड द कॉर्नर चल रहा है। इसी तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, उनका भी नाम यहाँ पर चल रहा है कि उनको भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। तो और जहाँ तक संभावना है, देखिए सचिन, एक बात और है, 8 से 9 कैबिनेट मंत्रियों के पास 2 से ज़्यादा विभाग है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अभी 53 है, 81 का कोटा होता है, तो कई मंत्रियों को अपना विभाग छोड़ना पड़ेगा। और ये भी जानकारी मिली, हाल फिलहाल में जो एक कैबिनेट मंत्री जो बीमार चल रहे हैं, शायद उनको रिलीव कर दिया जाए, और ऐसे में अजय भट्ट वहाँ से आ सकते हैं। और रविंद्र, एक चीज़ और भी होती है, मैं तो कुछ संभावित नाम जो आपने बोले एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा दूं पहले उनको, पर एक चीज़ और होती है, क्योंकि जैसा आपने बताया अनौपचारिक तरीके से ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काम करना है, जनता के बीच जाना है, सिर्फ यही संदेश है, और यहाँ पर बाबूगिरी में नहीं पड़ना है। तो इसका मतलब सीधा साफ है, कुछ कड़े फैसले जिसका वो हमेशा जिक्र करते हैं, उसकी झलक कैबिनेट में भी दिख सकती है। जो संभावित चेहरे जिसका जिक्र आप और रवि भी कर रहे थे, रीता बहुगुणा जोशी जैसे बीजेपी से वो उत्तर प्रदेश से जो है वो मंत्री बनाई जा सकती हैं, अजय भट्ट बीजेपी से सांसद हैं, वो ये संभावित चेहरे हो सकते हैं। नारायण राणे को महाराष्ट्र से जो है आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हिना गावित को जगह मिल सकती है, ये संभावित चेहरे हैं। वरुण गांधी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, अब यहाँ पर राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है, या कैबिनेट का, या फिर किसी कैबिनेट मंत्री को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा, और फिर एक राज्य मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, देखना है कि सीधा कैबिनेट की बर्थ पाते हैं तो कैबिनेट मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री का दर्जा पाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पशुपति पारस को भी ऐसा कहा जा रहा है कि एलजेपी की तरफ से पशुपति पारस को, अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि चिराग पासवान की पार्टी जो कि खुद को कहती है कि एलजेपी हमारे साथ है, उनका क्या रुख होता है। अनुप्रिया पटेल अपना दल सहयोगी, ये काफ़ी वक्त से कहा जा रहा था कि शामिल हो सकती हैं, तो बस पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार की इंतजार था। जो ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, ये दूसरी मोदी कैबिनेट का। प्रवेश वर्मा को जगह मिल सकती है बीजेपी से, दिल्ली के सांसद, वहीं अश्विनी वैष्णव को जगह मिल सकती है। ये वो संभावित चेहरे हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रवि त्रिपाठी, मोस्ट अनलाइकली, बहुत बार ऐसा होता है, 81 अभी मंत्री हैं, 53 जो हैं अभी मौजूदा हैं, 28 जगहें खाली हैं, लेकिन जैसा रविंद्र ने भी बताया, बहुत से रिशफल भी हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है। आप परफॉर्मेंस के आधार पर, हमने पिछली बार भी देखा है, यानी कि पिछली बार की टर्म में भी उन मंत्रियों को हटा भी दिया गया था यहाँ से पद से, फिर कोई नया मंत्री भी वहाँ उस जगह पर, राज्य मंत्री या फिर कोई नए मंत्री को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये चीज़ हमेशा जो है चौंकाने वाली होती है, जिसका पैमाना कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ही रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका आप जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल जो हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ, तो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल होता है यहाँ पे। जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको कंटिन्यू किया जाता है, उसको प्रमोशन भी मिलता है। आपको याद हो कि पिछली बार जब 2016 में कैबिनेट रिसफल हुआ था, सबसे पहले जब पहली मोदी सरकार बनी थी 2014 के बाद, तो उसमें एक ही मंत्री का प्रमोशन हुआ था, प्रकाश जावड़ेकर। मुझे याद है आज भी, प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट रैंक मिला था, बाकी लोगों के विभाग बदले गए थे। तो जो काम करता है उसका कहीं ना उसको उन्नति मिलती है, और जो काम नहीं करता उसको किनारे बैठाया जाता है। तो माना जा रहा है कि इस कैबिनेट रिसफल में सिर्फ 28 नए मंत्री का जो पद खाली, उसमें जितने रिक्तियां भरी जाए, 20 भरी जाए, 22 भरी जाए, लेकिन कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, उनको बैठाया जा सकता है, हो सकता है कुछ को संगठन में मौका दिया जाए, ऐसे भी चांस माना जा रहा है। लेकिन जो 2-3 नाम जो कंफर्म है, जिसमें लग रहा है कि एकदम 101% ये नाम जिनको कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा है। 100% कंफर्म मानने वाले नाम में से सर्बानंद सोनोवाल का नाम माना जा रहा है, और इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि देखिए इन्होंने परफॉर्म किया है, इसमें भी परफॉर्मेंस मायने रख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया परफॉर्म कर किया उन्होंने, उनको पार्टी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें पार्टी को जिता कर लाए। सरकार जो विधायक थे, खासतौर पर 28 विधायकों में सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें से उपचुनाव में सीटें जिता कर दी उन्होंने। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा थे, उनके नेतृत्व में एक तरह का चुनाव लड़ा, भले उनको वहाँ मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया। उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीती, वहाँ चुनाव जीत कर आप आए, वहाँ सरकार बनी। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा को उसका रिवार्ड दिया गया, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल का भी काम को नहीं कहीं किनारे नहीं किया गया, तो उनको यहाँ एडजस्ट किया जाएगा। नारायण राणे को कहा जा रहा है, महाराष्ट्र के
कोटे से उनको बनाया जाएगा, मंत्री बनाया। तो 3-4 मंत्री जिनके नाम कंफर्म है, अनुप्रिया पटेल, चूंकि अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले अपने जितने सहयोगी थे उनको किनारा किया हुआ था, लेकिन अब बीजेपी को ऐसे लगने लगा है कि उनको अपने सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए शिवसेना से भी कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है, अनुप्रिया पटेल को एडजस्ट करने की बात आ रही है। जेडीयू जो अभी तक किनारे बैठी थी, जेडीयू के 2 से 3 नेताओं को एडजस्ट करने की बात आ रही है। तो तमाम सहयोगी दलों को भी अब लाया जाएगा और साथ साथ खासतौर पर परफॉर्मेंस, पार्टी का परफॉर्मेंस प्लस बाहर से जो नेता हैं जिनको सहयोगियों को वोट बैंक के नाम पर, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा टारगेट है इस कैबिनेट रिसफल का। सबसे जो मेन टारगेट देखा जाएगा तो सबसे पहला टारगेट होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरह से जातीय समीकरण को साधा जाए, ब्राह्मण वोटर को कैसे ठीक किया जाए, ओबीसी वोटर को कैसे लाया जाए, कुर्मी वोटर को कैसे जोड़ा जाए, जाट वोटर को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, और साथ साथ टीम बनाई जाएगी। तो 2022 और 2024 दोनों टारगेट, 2022 का बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूँ यहाँ पे 2022 के साथ साथ 2024 कहीं ना कहीं टारगेट होगा और सहयोगियों को साथ लेकर के आना, अपना दल साथ होगा, एलजेपी अगर आती है, जेडीयू अगर आती है। तो यही मेरा अगला सवाल होगा ब्रजेश आपसे, एक तरफ तो जेडीयू और फिर क्या एलजेपी क्योंकि अब 2 तरफ आ रही है, क्या एलजेपी को भी किस तरीके से छुआ जाएगा पशुपति पारस जो कि फिलहाल अलग हुए हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि हमारा धड़ा अलग है, इस तरीके से? बिल्कुल सचिन, और कल एक बीजेपी के बड़े नेता का फ़ोन आया पशुपति पारस के पास और रात में ही उन्होंने विमान पकड़ के और दिल्ली वो पहुंच गए हैं पशुपति पारस, और उनका नाम जो है वो कंफर्म माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसी के लिए शपथ के लिए वो गए हैं। और उन्होंने पहले भी ऐलान किया था कि वो मंत्री बनेंगे। जहाँ तक जेडीयू की बात है सचिन, तो उसमें काफ़ी तकनीकी मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार के 2 लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते हैं, आरसीपी सिंह और ललन सिंह। तो अगर ललन सिंह, आरसीपी का पिछले बार भी नाम आया था 2019 में, वहाँ तक कि वो चाय पार्टी में भी चले गए थे पीएम के, लेकिन एन वक्त पे पार्टी ने ये फैसला लिया कि वो उनको सही से भागीदारी नहीं मिल रही है और जब मिलेगी तब वो सोचेंगे। और इसके पीछे ये माना जा रहा था कि ललन सिंह का हाथ है क्योंकि वो भी मंत्री बनना चाह रहे थे। अभी जो स्थिति की अगर बात करें तो जेडीयू के सूत्रों का कहना है कि 4 मंत्री, 4 एमपी इस बार बनने जा रहे हैं, लेकिन ललन सिंह का नाम इसलिए भी तकनीकी मामले में फंसेगा क्योंकि वो मुंगेर से सांसद हैं और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह हैं, तो दोनों पड़ोसी जिला है और ये काफ़ी मुश्किल होगी। और दोनों सेम कास्ट से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल होगी कि पड़ोसी जिला से 2 भूमिहार नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तो ये तकनीकी मामला फंसता है। जहाँ तक कि बीजेपी की बात है तो सुशील मोदी को जो राज्य की राजनीति है उससे हटा के केंद्र की राजनीति में राज्यसभा सदस्य बनाया गया। वित्त मंत्रालय में, क्योंकि 15 साल तक वो बिहार के वित्त मंत्री रहे, तो जब उनको दिल्ली बुलाया गया तो ये मान के चला जा रहा था कुछ बड़ा दिल्ली में दिया जाएगा। अच्छा, बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि चिराग को भी हो सकता है कि कैबिनेट में जगह मिले रामविलास पासवान के जाने के बाद। देखिए अभी तक जो अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चिराग को बनाया जाए केंद्रीय मंत्री में, क्योंकि जैसे ही चिराग का नाम आएगा नीतीश कुमार यहाँ पे कभी नहीं चाहेंगे। और जो पहले नाम आया था चिराग का, तो यहाँ पे कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में सरकार स्थिर हो, और जैसे चिराग का नाम आएगा नीतीश कुमार कुछ कड़े फैसले लेंगे, हो सकता है कि वो गठबंधन तोड़ भी दें, क्योंकि उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि बिहार में सरकार फिलहाल तो अभी किसी राज्य में या कुछ उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि सामने जो है नहीं, बिल्कुल फिलहाल तो अभी किसी राज्य में स्थिरता नहीं चाहिए। रॉय, तो अपन भारती, आपका इसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट। एक तो ये यूजुअल हमने देखा है कि ये तो पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, उससे पहले मोदी कैबिनेट में जब भी विस्तार हुआ बहुत से ऐसे होता था कि जो संभावित चेहरे होते थे बहुत बार उलट जाते थे, वो पता ही नहीं लगता था। और इस बार मोस्ट अनलाइकली है कि नाम जो सामने आ रहे हैं यूजुअली वो नहीं आते थे, लेकिन फिर भी जो समीकरण इस वक्त देखने पड़ेंगे, भले उत्तर प्रदेश हो, असम हो, महाराष्ट्र और जो बाकी राज्य हों, आपके हिसाब से क्या क्या प्रायोरिटी होगी? सचिन जी, 2 चीज है। यहाँ चुनाव हो गए हैं, जैसे बंगाल, असम और ये तमिलनाडु, इन राज्यों से भी एकोमोडेट करना जरूरी है केंद्र में। और दूसरा, जिन राज्यों में चुनाव होना है, यूपी समेत 5 राज्यों में, वहां से भी लेना जरूरी है। यूपी सबसे बड़ा राज्य है जहां 80 के लगभग आसपास लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हैं, तो वहां से भी आप समझिए कि यूपी के इलेक्शन को जीतने के लिहाज से भी लेना है। दूसरी बात है कि अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार कई फ्रंट पर मुश्किलों का सामना जो किया, तो चुनौतियां हैं, तो ऐसे कुछ मंत्रियों को लाने की योजना बनी है
जो इस संकट से उबारने में मदद करे। जैसे अभी सुशील मोदी का जिक्र नहीं हुआ, मेरी नजर में सुशील मोदी एक काबिल मंत्री हैं, जो वित्त मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, बिहार में वित्त मंत्री भी रहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक भी माने जाते हैं, उनकी भी संभावना दिखती है। हालांकि जैसे जैसे हवाई जहाज में सांसद बैठ रहे हैं वैसे वैसे संभावना पड़ रही कि वो मंत्री बनना उनका पक्का है। जैसे सिंधिया जी की एयर टिकट बुक हो गया, राणे जी का हो गया, पशुपति जी का हो गया, ये सब आ गए या आने वाले हैं, ये मान। इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल है कि एक हफ्ते से लगभग 8 या 10 दिन से प्रधानमंत्री मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, कड़े आपके संवाददाताओं ने बताया कि बहुत सख्त लहजे में इस बार चाहते हैं कि ऐसा मंत्रिमंडल आए जो काम करे। इसमें बीएल संतोष बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं। बीएल संतोष कर्नाटक के हैं और कर्नाटक में उनको कर्नाटक का मोदी भी कहा जाता है। कई बार उनकी चर्चा थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन नहीं बन पाए। बहरहाल वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी में और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। उनको पता नहीं मोदी जी बहुत अच्छा नेता मानते हैं, बड़ा कम बोलते हैं और मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं बीएल संतोष। तो बीएल संतोष और अमित शाह की बड़ी भूमिका दिख रही है मंत्रिमंडल विस्तार में, जो सलाह दी जा रही है। इन दो नेताओं का बड़ा अहम रोल है। राजनाथ सिंह से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से स्किप करके कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह से उतनी सलाह नहीं ली गई है जितनी सलाह बीएल संतोष और अमित शाह से ली गई है। और यकीनन जिन राज्यों में चुनाव होना है, खास करके वित्त मंत्रालय पर भी मेरी जानकारी है कि वित्त मंत्रालय में भी काबिल राज्य मंत्री की भी जरूरत है। जहां पर सुशील मोदी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है या राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसी संभावना, आपके रिपोर्टर की एक बात से सहमत हूं कि कल तक उनको टेस्ट करा लेना होगा, कोरोना का टेस्ट। वो 6 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, 5-6 घंटे में। और परसों हो सकता है कि राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके बाद एक नई गति से एक काम करती है सरकार। फिर उसके बाद का मैं ये कहूं कि अगर ये 2022 सिर्फ एक राज्य को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अब इसमें पैन इंडिया, इसमें असम भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है, बंगाल चुनाव अभी बीजेपी जो है उस मार्जिन से नहीं जीत पाई, सरकार नहीं बना पाई, हम ये कहते हैं। तो वहाँ पर बंगाल में भी जो नेता थे उनको भी अकोमोडेट करना है। और जो 2024 का चाल चरित्र चेहरा होगा वो किस तरीके से होगा, इस कैबिनेट को देख के क्या उससे अंदाजा लगाया जा सकता है और इसमें क्या भूमिका सहयोगियों की होगी, इसका भी हम जिक्र करेंगे। तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जो कि कल या फिर परसों, जिसकी अटकलें लगाई जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली की परसों सुबह हो सकता है, जिस तरीके से रविंद्र भी कह रहे थे। उस बीच गवर्नर्स की लिस्ट आई है, नए गवर्नर जो बनाए गए हैं राज्यों के या फिर जिनका ट्रांसफर किया गया है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, इस बीच विस्तार की अटकलों के बीच राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति हो गई है, उनके कुछ के तबादले भी किए गए। थावरचंद गहलोत कर्नाटक और हरिबाबू मिजोरम और मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश। आपका इस पर टेक? देखिए, इसमें से एक ही नाम है जो थावरचंद गहलोत कैबिनेट मंत्री हैं। और सचिन, पिछले 20 साल से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक सबसे प्रमुख दलित चेहरा रहे हैं। वो पार्टी के महासचिव रहे हैं, संसदीय बोर्ड में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा के, और उनको राज्यपाल बनाया गया। इसका अर्थ है कि मोदी मंत्रिमंडल से तो उनको राज्यपाल बनाया गया इसका। और राज्यसभा की एक सीट भी खाली हो रही है। सवाल है कि राज्यसभा सीट किसके लिए खाली हो रही है। देखिए, ये पहले भी आपको बोले थे कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, सब जानते हैं, लेकिन एक और बड़े मंत्री हैं, शायद उनको भी कहीं का राज्यपाल जल्द ही बनाने की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि राज्यसभा सीटें किसके लिए खाली हो रही है। एक कयास है कि एक बड़े प्रदेश का बीजेपी के मुख्यमंत्री को यहाँ पर लाने की संभावना जताई जा रही है। और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस का, अगर शिवसेना से बातें चलती है, आगे चलकर कुछ रास्ता निकलता है, तो देवेंद्र फडणवीस को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक राज्यसभा जो थावरचंद गहलोत का खाली हुआ है, ये किसी बड़े नेता को कैबिनेट का दर्जा देने के लिए हुआ माना जा रहा है कि उसको हुआ है। और एक और बड़े नाम है जो राज्यसभा के सदस्य हैं, संभावित है, उनकी भी चर्चा काफ़ी दिनों से कि उनको भी कहीं ना कहीं राज्यपाल बनाकर भेजा जाएगा। उनकी उम्र भी हो गई, हालांकि उनके पास 3-4 मंत्रालयों का भी अभी प्रभार है।
तो ये सब कयास है, कई चीज़ें चल रही है। देखिए सचिन, एक बात और है, जो हाल फिलहाल में आरएसएस की बैठक हुई थी, सभी तमाम बड़े नेता, यहाँ 10 नेता मौजूद थे और इसकी चर्चा आपसे पहले भी हुई थी। उन्होंने, जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों से, कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान किसको लाना है ये आप समझिए, बीजेपी तय करे, लेकिन हमारी कोशिश है, हम चाहेंगे कि युवा आए, क्योंकि मंत्रिमंडल बुजुर्ग होते जा रहा है। ऐसे में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, केंद्र में भी और राज्यों में भी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े राज्य में भी कुछ तब्दीली देखने को मिल सकता है और उनको केंद्र में लाया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि राज्यसभा सीटें और भी खाली हो आने वाले दिनों में। ठीक है, राय तपन भारती इस पर कुछ कहना चाहते हैं? ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट इसी कड़ी में है कि जिनको गवर्नर के रूप में रखना है, गवर्नर के रूप में एक्टिविटी तो ज्यादा होती है नहीं, उसमें महत्वपूर्ण नाम जो थावरचंद गहलोत का आया है, एक नाम और आ सकता है। और आपके संवाददाता की एक बात से मैं, उन्होंने नाम नहीं खोला, मैं खोल देता हूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो है, वो बीजेपी हाईकमान उनको रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि आने वाले वर्षों में कुछ चुनौतियां आएंगी। बीएल संतोष तो बहुत हृदय में बसे हुए हैं प्रधानमंत्री के और अच्छे मुख्यमंत्री साबित भी हो सकते हैं, तो उनको चांस मिल सकता है। अब वो कुर्सी कैसे छोड़ेंगे और कैसे उनका आगमन होगा, मुझे लगता है कि वहां रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि वित्त मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री और कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर अच्छे मंत्रियों की बहुत आवश्यकता है। मंत्रियों की आवश्यकता का मतलब कैबिनेट के अलावा राज्य मंत्रियों की आवश्यकता है, जहां पर परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अच्छा काम हो, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी चाहते हैं कि ऐसे राज्य मंत्री आवे जो काम करें दिन रात, क्योंकि वो हर एक मंत्री के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया है। और जो सोए हुए मंत्री थे, जो काम नहीं कर रहे थे, जिनके बारे में फीडबैक अच्छा नहीं आया, एक एक नोट उन्होंने तैयार किया है। उस नोट के आधार पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन बना लिया है, बस उसकी घोषणा होने ही वाली है। और राष्ट्रपति भवन से जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन बन रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि जो आखिरी जो आपने बताया है ना कि 81 मंत्री जो बन सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, वो शायद कहीं ना कहीं 8-10 सीटें कम रखेंगे मोदी जी। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सीटें भर दें। नहीं, इस वक्त 53 है, इस वक्त 53 है और फिलहाल अगर गुंजाइश देखी जाए तो वो 28 की है। और ये तो रविंद्र पहले स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ मार्जिन तो रखा जाएगा कि हो सकता है कि 2024 आते आते, जी बिल्कुल 2024 आते आते इसमें जो है ना, छोटी जो पार्टियां है ना, उनके साथ थोड़े संबंध इनके खराब थे बीजेपी के। सिर्फ एकमात्र आठवले जो हैं अभी मंत्री हैं महाराष्ट्र से, और वो राज्य मंत्री का दर्जा है। लेकिन जैसे अपना दल का परफॉर्मेंस है, जेडीयू अब तक मंत्रिमंडल में नहीं है, और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ बीजेपी का बहुत अच्छा संबंध है, और बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि अन्ना द्रमुक मंत्रिमंडल में आ जाए। 1 या 2 मंत्री उनका होना जरूरी है। जेडीयू की महत्वाकांक्षा ज्यादा है, वो 4 सीटें मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि हरिवंश जी जो राज्यसभा के उप सभापति हैं, वो भी मंत्री से कम दर्जा नहीं है, काफी बड़ा संवैधानिक पद जेडीयू को मिला हुआ है। तो जेडीयू को 4 दे देंगे, ऐसा मैं सहमत नहीं हूँ। 2 या 3 कहीं ना कहीं सामने आ रही थी। ब्रजेश को इसके बारे में ज्यादा पता होगा। ब्रजेश, आप इसी को कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मैं रवि के पास एक कमेंट के लिए जाऊंगा कि जेडीयू का कोटा या जेडीयू के खाते कितना, क्योंकि सबसे पहले आपको भी मालूम है बात इसी पर अटकी थी जिस कारण से वो शामिल नहीं हुए थे। पहले एक दिया जा रहा था, फिर हरिवंश जी को बनाया गया उपसभापति, और अब कितना गुंजाइश है? देखिए, अगर जेडीयू के सूत्रों से कहें या फिर उनके एमएलसी एमएलए की बात हो रही थी मेरी, उनका कहना है कि 4 लोगों का इस बार है कि 4 एमपी को इस बार जगह मिलेगी। लेकिन देखिए, पहले से ही बिहार में जो है 6 मंत्री 2019 में बने थे, जिसमें रामविलास पासवान का देहांत हुआ। अभी 5 मंत्री यहाँ पे हैं, तो क्या 4 अगर जेडीयू को दिया जाता है, उसके अलावा पशुपति पारस हो गए, तो क्या एक राज्य को से 10 मंत्री हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में जबकि बिहार में इलेक्शन नहीं है, तो फोकस जो है वो यूपी है। जहां तक बात जेडीयू की है, तो उसमें 2 नाम प्रमुखता से अभी चल रहे हैं, एक आरसीपी सिंह और एक ललन सिंह। और मैंने पहले भी कहा सचिन कि उसमें तकनीकी मामला फंसेगा। बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह, और वो भी भूमिहार हैं, और उसके पड़ोसी जो जिला है, लोकसभा क्षेत्र है मुंगेर, वहाँ से ललन सिंह हैं और वो भी भूमिहार हैं। तो
जब तक जो है गिरिराज सिंह को ड्रॉप नहीं किया जाता, ललन सिंह का बनना मुश्किल है, ऐसा कि राजनीतिक पंडित बताते हैं। क्योंकि कहना है कि दो पड़ोसी जिलों से, लोकसभा क्षेत्र से और सेम कास्ट के नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल मोदी सरकार में तो जगह नहीं मिल सकती है, जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो देखने वाली बात होगी। और जो पार्टी के अंदर की अगर बात करें तो अगर आरसीपी बनते हैं तो ये नागवार गुजरेगी ललन सिंह पे, क्योंकि पिछली दफा भी यही चर्चा हुई थी कि आरसीपी बनने के लिए मीटिंग में जाने के लिए तैयार थे, चले गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चाय पी भी, लेकिन बीच में उनको बुला लिया गया। और ये पीछे कारण ये बताया गया कि एक सीट उनके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो खेल था वो ललन सिंह का बताया गया, क्योंकि वो भी बनना चाहते थे। तो जेडीयू के लिए काफ़ी अभी मुश्किल है कि कौन बनता है। हालांकि अभी तक के जो पार्टी के अंदर की जो बात आ रही है, अभी तक किसी को फोन नहीं आया है। और जो नाम है, अगर आरसीपी की बात करें वो भी पटना में है, ललन सिंह की बात करें तो वो भी पटना में है। सचिन, यानी कि अंतिम वक्त तक जो है, लास्ट वक्त अंतिम वक्त तक जो कहा गया है कि अभी किसी को भी ये चीज़ नहीं बताई गई है। रवि त्रिपाठी, एक तो ये कि फिलहाल जिस तरीके से पहले राय तपन भारती भी कह रहे थे, फिर मैं रविंद्र जी के पास भी आता हूँ क्योंकि उसका जिक्र उन्होंने भी किया था कि प्रधानमंत्री जी बहुत दिन पहले से इस चीज़ की, एक तो यह कि एक एक मंत्री का काम क्या है, कितने उसके दौरे हुए हैं, फिलहाल उसकी नोटिंग्स क्या है और क्या उसका फीडबैक किस तरीके से किससे लिया गया है, यहाँ तक कि इस चीज़ की भी एक डायरी तक बना करके रखी जाती, तब जाकर के वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसका जिक्र कर रहे हैं वो होता है। तो वही झलक इस बार इसमें भी दिखने वाली। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, मुझे अभी भी याद है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो पहली मीटिंग उन्होंने सेक्रेटरीज के साथ ली थी। जो भारत सरकार के जितने 80 के आसपास सेक्रेटरी उनकी मीटिंग ली थी, तो उसमें से एक सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था कि हम किसी प्राइम मिनिस्टर या से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हमारी मुलाकात किसी वर्ल्ड के किसी सीईओ से मुलाकात हो रही है। क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है हर एक मीटिंग में, आप देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेना मंत्री से और उसके बाद उनके मंत्रालय के बारे में उनको ब्रीफ करना, सेक्रेटरी से लेना, सेक्रेटरी को ब्रीफ करना कि ये चीज़ आपने बताया और ये चीज़ इस मंत्रालय में किया जा सकता है, इस विभाग में ये काम किया जा सकता है। तो जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका है उसमें सबको फिट बैठना बहुत मुश्किल है। जो लोग, कई लोग तो सरेंडर करने की स्थिति में होते हैं, मंत्री कहते हैं कि भाई इससे बढ़िया है कि हम संगठन में काम कर लेंगे, क्योंकि काम करना इतना आसान नहीं कि जो 24 घंटे काम करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि दूसरा आदमी भी उतना ही काम करे और उतनी ही तन्मयता से काम करे, उतनी कहीं ना कहीं क्वालिटी काम दे, इससे आपके मंत्रालय की बुराई नहीं है। तो तमाम ऐसे मंत्रालय बदले गए थे। आपको याद हो पिछली बार 2016 में स्मृति ईरानी का एचआरडी से उनको मंत्रालय बदल कर दूसरे मंत्रालय में भेजा गया, फिर उनको दूसरे से तीसरे मंत्रालय भेजा गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि किस मंत्रालय में आप इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और जो मंत्री परफॉर्मर है उसको जगह मिलेगी, उसको प्रमोशन भी मिलेगा। जो मंत्री परफॉर्मर नहीं है, प्रधानमंत्री का सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, का जो तरीका यहाँ पर सारा जानकारी लेना होता है, हर मंत्री के साथ रहता है। रवि, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आई है, मैं इस दिक्कत को ठीक करवाता हूं। वहीं रविंद्र, दो चीजें, एक तो ये कि जिसका जिक्र यहां पर ब्रजेश ने किया कि जेडीयू के सामने भी दिक्कत है कि सबसे पहले क्योंकि अपनी पार्टी के भीतर भी देखना होगा कि किसको, ललन सिंह है और जो बाकी नेता हैं उनको किसको कैसे जो है बर्थ दी जानी, कैसे एंटरटेन किया जाना है। और दूसरी तरफ जब मैं इसको 2024 से कनेक्ट करता हूं इस मंत्रिमंडल के चेहरे को, ये चेहरा किस तरीके से होगा, संघ की इसके ऊपर कितनी जो है झलक होगी? सचिन, 2-3 बातें जो हमें जानकारी है वो पहले क्लियर कर दूं कि येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनको रिप्लेसमेंट, वो लिंगायत हैं, उनका रिप्लेसमेंट वहाँ पर लिंगायत से ही होगा। इसकी कोशिशें काफ़ी दिनों से चल रही है और जो जानकारी मिल रही है उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक लिंगायत कद्दावर नेता है, अगर रिप्लेसमेंट होता है तो वही हो सकते हैं। दूसरी बात, जो जिस मुख्यमंत्री का मैं जिक्र किया हूँ वो कर्नाटक के नहीं है, किसी और बड़े राज्य के हैं। देश के जो 2-3 ज्योग्राफी के हिसाब से बड़े राज्य हैं उसमें से एक राज्य के हैं। तीसरी बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में जो परिचर्चा चली है इसमें राजनाथ सिंह की बहुत अहम भूमिका हुई है। राजनाथ सिंह पर्सनली कई नेताओं से, जो संभावित मंत्री हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उनसे भी पर्सनली उन्होंने मुलाकात की है, उनको बुलाया गया है और कहा गया था कि राजनाथ सिंह से आप मुलाकात करिए, और राजनाथ सिंह का फ़ोन भी कई लोगों के पास गया है। 3 बात। और जहाँ तक बिहार की बात है तो देखिए, अभी भी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ललन सिंह को ही बनाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि संगठन चलाना है और संगठन चलाने के लिए पहले वो वशिष्ठ नारायण सिंह पर डिपेंड करते थे। हालांकि माना जाता था कि फैसले नीतीश कुमार ही लेते हैं, लेकिन रोज़ बरोज़ के जो फैसले होते हैं उसमें आरसीपी को भूमिका ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आरसीपी ने भी शायद कहा है कि वो संगठन में रह सकते हैं और संगठन में ज़्यादा प्रभावी होंगे। ऐसे में जो ब्रजेश बोल रहे हैं कि 2 भूमिहार उन्होंने जिक्र किया, वाकई है
कि इस एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू से फिट नहीं बैठता है, तो कहीं ना कहीं ये अलायंस की बात होगी। अलायंस किसको दे रहा है, कौन सा कास्ट को दे रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक ज़रूर बात है कि क्या अगर ललन सिंह बनते हैं तो गिरिराज जी रहेंगे, या फिर गिरिराज जी रहते हैं तो ललन सिंह की जगह पर आरसी पे आएंगे। एक बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। और बरजस से जरूर जानना चाहिए कि क्या जेडीयू तैयार हो गई है तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। अगर हो रही है तो मैं एक जो और जानकारी दे दूं कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री या एक दो राज्य मंत्री के अलावा उनको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। 4 की बात भले ही कर रहे हो, ज़्यादा डिमांड हो रही हो, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो शायद 2 राज्य मंत्री जो रामनाथ ठाकुर या संतोष कुशवाहा हो सकते हैं। गुंजाइश कितनी छोड़ी जा सकती है अगर 28 का मार्जिन है तो? देखिए, शिवसेना के लिए सचिन, शिवसेना के लिए आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए अगर शिवसेना के साथ बात होती है, अगर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आते हैं, केंद्र में कैबिनेट बनते हैं संभावित मंत्रिमंडल में, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और शिवसेना का अलायंस हो सकता है आने वाले दिनों में, चंद दिनों में या महीनों में ये पक जाए। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के यहाँ आने का अर्थ है कि बीजेपी वहाँ पर शिवसेना के लिए रास्ता क्लियर कर दी। अगर अलायंस हो जाता है तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे, 1 या 2 बीजेपी का वहाँ डिप्टी सीएम होगा, नया चेहरा वहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को हटाना ही शिवसेना और बीजेपी के बीच में अगर कोई अलायंस होता है तो वो एक जरिया बन सकता है। और वैसे में संजय राउत यहाँ पर कैबिनेट का मंत्री बन सकते हैं शिवसेना की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अलायंस के लिए, और एक बात सही कहा उन्होंने, आज जो जानकारी मिल रही है एडीएम के लोकसभा में कोई सांसद नहीं है लेकिन राज्यसभा में है। आज ही एक राज्यसभा सांसद ने एक काबीना मंत्री से मुलाकात की है, तो हो सकता है कि एक राज्य मंत्री का दर्जा एडीएम को मिले, क्योंकि पुडुचेरी में भी सरकार चलानी है। और एडीएम, क्योंकि पहले ये कयास चल रहे थे कि डीएम के साथ कुछ न कुछ बातचीत चल रही है, कई ऐसी बातें आपने भी देखा होगा, केसेज को लेकर कई तरह के बातें, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे थे। लेकिन अब पुख्ता हो गया कि पुडुचेरी में सरकार चलानी थी एडीएम के साथ, तो एडीएम को एक नेता ने आज ही मुलाकात की एक काबीना मंत्री से सुबह में, तो कहीं ना कहीं उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। जाहिर सी बात, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है जिसका आपने जिक्र किया। और रायतापुरम भारती, एक अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ से भी एक नाम चल रहा है, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, इसलिए वहां 90 में 14 विधायक हैं और छत्तीसगढ़ साधने के लिए एक मंत्री जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आपके बुलेटिन में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र होना जरूरी था। और ओवरऑल ये तय है कि यूपी इलेक्शन प्रधानमंत्री के दिमाग में बैठा हुआ है कि यूपी इलेक्शन हर हाल में जीतना है। अच्छा, अगर यूपी का पर्टिकुलर पूछूं तो आपके हिसाब से कितने, 3 या 4? यूपी से 6 भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना दल को भी लेना है वहां से, और उसके अलावा आपको बीजेपी से भी कई कदावर नेता हैं जो, अच्छा कांग्रेस से जो नेता आए हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको शायद मौका मिले। तो ऐसे में 4 या 6 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा संभावना हम नहीं व्यक्त कर सकते। 80 जहां जिस राज्य में 80 सीटें हैं और प्रधानमंत्री का हमेशा जो प्राथमिकता में रहा है यूपी, इसलिए हम समझ सकते हैं कि यूपी को तरजीह हर हाल में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रायतापन भारती, रवि त्रिपाठी, रविंद्र जी और ब्रजेश आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हालांकि फिलहाल ये अटकलें, जैसा कि लगातार हमारे संवाददाता कह रहे हैं, प्रोवोकेटिव, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का होता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो लिस्ट है, जो कि एक नई लिस्ट आएगी जब मंत्रिमंडल विस्तार की होगी, या फिर कुछ ऐसे मंत्री जिनका विभाग बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, वो लिस्ट हैरान करने वाली भी हो सकती है, क्योंकि पैमाना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री रखते हैं, वो रखते हैं परफॉर्मेंस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.